हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैंने आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह ECO08 का यूनिट 6 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसी का पॉइंट नंबर 6.10 है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है। The doctrine of indoor management is an exception to the rule of constructive notice. The doctrine of indoor management imposes an important limitations on the rule of constructive notice. तो जो doctrine of indoor management होता है वो एक exception होता है जो constructive notice का जो rule होता है उसके, और साथ ही साथ ये एक important limitations भी impose करता है rule of constructive notice का। According to the rule of constructive notice, person dealing with the company are presumed to have read and understood the contents of these two documents. Once they are satisfied that the company has got the power to enter into the proposed transactions, they are required to do no more. तो जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो रूल है उसमें क्या होता है कि जो पर्सन डील करता है कंपनी के साथ वो ये मान लेता है कि जो दो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसको वो पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ उसमें जो भी कंटेंट्स लिखा हुआ वो उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और एक बार जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंपनी का जो सारा पावर जो कंपनी का होता है वो उसको मिल गया है, तो क्या करता है वो प्रपोज ट्रांजैक्शन में एंटर कर देता है। अगर उसके पास पावर हो जाता है, मिल जाता है, तो अगर कोई पावर मिल जाता है तो वो प्रपोज ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है और फिर उसको कोई भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं होता। दे आर नॉट वांट टू इंक्वायर इनटू द रेगुलेटरी ऑफ एनी इंटरनल प्रोसीडिंग। तो वो लोग को इंटरनल प्रोसीडिंग्स का जो भी रेगुलरिटी होता है, इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो होता है उसमें रेगुलर जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वो बंधे हुए नहीं है कि उनको डेली जाना ही है प्रोसीडिंग्स में। दे आर इंटाइटल टू एज्यूम दैट द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज़ बिन कंप्लाइड विद बाय द कंपनी। तो जो ये वो लोग जो है वो इंटाइटल होते हैं, जो प्रोविजंस होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उसके थ्रू कंपनी के द्वारा। दिस डॉक्ट्रिन सीक्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। तो जो ये डॉक्ट्रिन होता है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी के अगेंस्ट में। देयरफॉर इफ अ ट्रांजैक्शन अपीयर्स टू बी विद इन द पावर ऑफ द कंपनी देन द कंपनी कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी बाय शोइंग दैट देयर वाज सम इरेगुलरिटी इन फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो अगर मान लो जो ट्रांजैक्शन अपीयर करता है कंपनी के पावर के विद इन, तो कंपनी उससे भाग नहीं सकता, उस लायबिलिटी से वो भाग नहीं सकते ये दिखा करके कुछ कि वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी है उस प्रोसीजर में, वो उससे भाग बिल्कुल भी नहीं सकता है। अ पर्सन कैन बी presumed टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी बट नॉट वॉट मे और मे नॉट हैव टेकन प्लेस विद इन द डोर्स दैट आर क्लोज टू हिम। तो जो पर्सन है वो प्रज्यूम करता है कि जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको जानता है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि जो वो डोर्स में वो प्लेस मतलब जो उससे क्लोज हो चुका है डोर्स, उसके लिए जो डोर्स क्लोज हो चुका है उसके बारे में उसको कोई जानकारी है या फिर वो उसके लिए रह सकता है। दिस डॉक्ट्रिन इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोला जाता है। The rule of Royal British rank v. Turquoise. The fact of this case were as follows. The directors of a company were authorized by the article to borrow or bond such sum of money as authorized from time to time by the resolution of a company in general meeting. तो इस केस में एक फैक्ट है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो ऑथराइज्ड होते हैं आर्टिकल्स के द्वारा, जो वो बोरो किए एक बॉन्ड के तौर पे कुछ पैसा को, और साथ ही साथ वो उनको वो ऑथराइज करना पड़ता है समय समय पर जो भी रेजोल्यूशन होता है कंपनी का जनरल मीटिंग में उसके अकॉर्डिंग में। द डायरेक्टर्स बोरोड मनी फ्रॉम टर्कवांड एंड इशूड अ बॉन्ड टू हिम। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मनी को बोरो कर दिए हैं और साथ ही साथ उनको वो बॉन्ड इशू कर दिए हैं। नो रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी एज वॉज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वॉज पास्ड। तो कोई भी रिजोल्यूशन होता है कंपनी का उसको करने का ज़रूरत नहीं है। मीन्स नो रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का कोई भी रिजोल्यूशन ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पास कर सके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। हेल्ड Turquand could sue the company on the bond as he was entitled to assume that whatever was required to be done as regards the internal management of the company was done.
तो बोला जा रहा है कि जो टर्कवाल्ड है वो क्या करता है, वो सू कर सकता है कंपनी को अपने बॉन्ड के तहत, क्योंकि वो इंटाइटल है ये एज्यूम करने के लिए कि जो भी वो चाहता है वो कर सकता है इंटरनल मैनेजमेंट के साथ। कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कर सकता है उसके साथ अगर जो भी वो चाहता है। इन अदर वर्ड्स ही हैज़ इंटाइटल टू एज्यूम दैट द रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग ऑथराइजिंग द डायरेक्टर्स टू बोरो मनी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड हैज़ बिन पास्ड। तो जो ये वो क्या होता है कि वो इंटाइटल होता है ये एज्यूम करने के लिए जो रिजोल्यूशन होता है कंपनी का जनरल मीटिंग में ऑथराइज़ किया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा, उससे थ्रू क्या कर सकता है, वो मनी को बोरो कर सकता है अपने बॉन्ड को पास करवा करके। ही वॉज नॉट ड्यूटी बॉन्ड टू इंक्वायर वेदर द रिजोल्यूशन हैड बीन एक्चुअली पास्ड और नॉट। तो वो ड्यूटी बॉन्ड नहीं है वो जानने के लिए कि जो रिजोल्यूशन है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। उसको ये जानने के मतलब पूरा छूट नहीं दिया गया है, या फिर वो जानने चाहता है तो जान सकता है, पर वैसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता है ना उसका जानना ना उसको बताना। हाउएवर ही मस्ट हैव फाउंड आउट वेदर द कंपनी हैड द पावर टू बोरो और नॉट। पर फिर भी उसको ये जानकारी होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी है उसका पास ये पावर है कि नहीं कि वो उसको बोरो कर सकता है कि नहीं। सो डैट वॉज द बर्डन इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसके बाद एक्सेप्शंस, तो इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस। सबसे पहला नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ एन इरेगुलरिटी रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस डॉक्ट्रिन। तो जो लोगों को कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसके बारे में रेगुलर नॉलेज नहीं होता है, मीन्स इरेगुलरिटी होता है, मीन्स कभी कुछ हो रहा है तो पता है, कभी कुछ हो रहा है तो नहीं पता है। अगर वैसा केस में हो तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता अपना प्रोटेक्शन को। द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो ये एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जो इरेगुलरिटी का जो नॉलेज है वो मीन्स क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ कि जो एक वीक में वो 6 days नॉलेज रखता है, 1 day नहीं रखता है, तो वो चलो नॉर्म हो भी जाता है, गलती से अगर हुआ है तो नहीं रख पाया, कोई बिजी है तो। पर अगर वीक में वो आधा बार नॉलेज रख रहा है सब चीज़ों का, आधा बार नहीं रख रहा है, तो वो गलत है। In this connection, the case of Howard versus Pocket in Ivoni Company is relevant. The directors was empowered to borrow money up to €1,000 and sanction of the shareholders were required for amount in excess of this. The directors themselves lent to the company an amount in excess of the borrowing powers without the consent of the shareholders. तो जो डायरेक्टर्स है वो एम्पावर के है, मतलब उनको एम्पावर किया गया कि वो पैसा को बोरो कर सके और साथ ही साथ वो सैंक्शन कर सके शेयर होल्डर्स को, जो कि पैसा वो चाहते, अगर उसका जो पैसा उनको रिक्वायर्ड होता है अगर उससे ज़्यादा उसको मिल गया है तो, या उससे ज़्यादा अगर वो देना चाहते हैं तो। द डायरेक्टर्स देमसेल्फ लेंड द कंपनी एन अमाउंट इन एक्सेस। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अब खुद से ही कंपनी को लेंड कर देते हैं पैसा, जो भी उसके पास जो बोरोइंग पावर्स अगर जो होता है उससे ज़्यादा है, बिना शेयर होल्डर्स के कंसेंट के ही। इट वॉज हेल्ड दैट द डायरेक्टर हैड द नोटिस ऑफ द internal irregularity and therefore the company was liable to them only for €1,000। तो जो डायरेक्टर्स हेल्ड करते हैं ये नोटिस को, जो इंटरनल रेगुलरिटी होता है उसका, तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी होता है वो लायबल हो जाता है उनको पे करने के लिए 1,000। अब सेकेंड है नेग्लिजेंस। इफ द पर्सन हु डील्स विद द कंपनी डज नॉट टेक द ट्रबल of reading this document to find out whether the proposed transaction is within the scope of power of the company or not, he cannot claim any benefit under the doctrine of Indo management। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा है, पर क्या होता है कि उनको ये कोई भी ट्रबल वो नहीं लेता है, मीन्स कोई भी दिक्कत नहीं लेता, जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सोचता है कि इतना डॉक्यूमेंट्स कौन पढ़ेगा, मीन्स आलस कर जाता है, कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है। पर अगर वो डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं करता है, कोई इनकार कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं और क्या क्या कंपनी का पावर है, क्या क्या कंपनी कर सकते हैं, कंपनी का स्कोप कहाँ तक है। तो उस केस में वो क्लेम नहीं कर सकता कोई भी बेनिफिट को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट के तहत। नेक्स्ट है एक्ट बियॉन्ड अपेरेंट अथॉरिटी। If an officer of the company does something which would not ordinarily be within his power, the person dealing with him must make proper inquiries and satisfy himself as to the officer's authority।
तो क्या होता है कि अगर कोई ऑफिसर है कंपनी का, वो कुछ कर देता है जो कि ऑर्डिनरीली नहीं है, मीन्स उसके पावर के अकॉर्डिंग नहीं है, पावर के विदिन में नहीं है, तो जो पर्सन वो डील कर रहा है उसके पास ये प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए ऑफिसर्स अथॉरिटी के जैसा। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको जो पावर दिया कि आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंपनी का जो लिमिटेशंस होता है, कंपनी का जो भी पावर्स होता है, स्कोप होता है, उसके विदिन अपना काम कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। If he fails to make proper inquiry in spite of suspicious circumstances, he cannot claim any protection under the doctrine of indoor management. तो मान लीजिए कि अगर वो फेल हो जाता है कि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर पाता, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होता है, तो उस केस में वो क्लेम नहीं कर सकता प्रोटेक्शन को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत। मतलब अगर वो कंपनी के बारे में अच्छी तरह से इंक्वायरी नहीं ले पा रहा है, या कंपनी के पावर्स के बारे में खुद का पावर को ध्यान में रखते हुए खुद का जो रूल्स है उसके लिए क्या रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो राय करके कंपनी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, तो उस केस में वो प्रोटेक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। In Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company's case, the accountant of the company transferred some property of the company to the plaintiff. The transfer was held by the court to be void because the power of transfer for property could not be considered within the apparent authority of the accountant. तो क्या किया हुआ कि एक अकाउंटेंट था कंपनी का जो कि ट्रांसफ़र कर दिया कुछ प्रॉपर्टी को कंपनी का प्लेंटिफ को, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र हुआ था कोर्ट क्या किया, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ था उसका जो पावर होता है वो कंसिडर नहीं किया गया था अपेरेंट अथॉरिटी का। मीन्स अकाउंटेंट जो है वो उसका अथॉरिटी नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके। द plaintiff was put to suspicious as they could have inquired thoroughly before entering into the transaction. तो क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था वो क्या हुआ सस्पिशन में आ गया, क्योंकि उसको क्या डॉक्यूमेंट्स साइन करने के पहले या कोई भी ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आने के पहले, इंटर करने के पहले उसको पूरी तरह से उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो वही केस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कंपनी के बारे में अगर कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ भी आप वहाँ कंपनी से कुछ भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं कर सकते अपना प्रोटेक्शन को। तो इस केस में भी आप अपना प्रोटेक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। Forgery. The rule is not applicable when the document relied upon by the outsider turns out to be a forged one. A company is not liable for forgeries committed by its officers. तो जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है जब जो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आउटसाइडर के द्वारा दिया गया हो और वो फॉर्ज निकल जाए, मीन्स गलत निकल जाए या झूठा निकल जाए, तो और कंपनी उस केस में लायबल नहीं होगा अगर कोई अब उसका ऑफिसर ही ऐसा किया है तब पर वे। In the case of Rubin versus Great Fingale Consolidated Company, a sale certificate was issued by the secretary of the company under the 2/4 signature of the directors as required by the article. The holder of the share certificate wanted to be registered as a member of the company, but the company refused to accept him as a member of the company. तो क्या हुआ कि एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया था सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी के द्वारा, कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसके द्वारा, उसमें 2 फॉर सिग्नेचर किए गए थे डायरेक्टर्स का, जैसे आर्टिकल में रिक्वायर्ड होता है डायरेक्टर्स का साइन, तो उसमें क्या हुआ कि डायरेक्टर्स की जगह फॉर सिग्नेचर कर दिया गया। तो जो होल्डर था शेयर सर्टिफिकेट का वो चाहता था कि जो मेंबर है कंपनी का, जो रजिस्टर्ड मेंबर है कंपनी का, वो ये देखे, पर क्या हुआ कि कंपनी जो है वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एक मेंबर के तौर पे। द शेयर सर्टिफिकेट होल्डर प्ली वॉज दैट he had no means to find out the genuineness of the signature, therefore he protected, but it was held that the doctrine of indoor management is not applicable to cases for forgeries. तो क्या हुआ कि वो चाहता था कि हो जाए, पर क्या हुआ कि वो मेंबर के तौर पे उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जो शेयर सर्टिफिकेट था उसमें क्या हुआ कि कोई पक्का उनको प्रूफ नहीं मिल पाया कि वो फॉर्ज साइन है या फिर रियल साइन है, तो उस केस में भी क्या कर सकता है, वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर्जीज के अगेंस्ट केस करने में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ करनी है, कंपनी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, डील करने हैं, या कंपनी का क्या पावर होता है, हर चीज़ को लेकर के आपको सबसे पहले पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, पूरा आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी केस करने के लिए आप कोई भी
एक्शन लेने के लिए, क्लेम करने के लिए आप मतलब एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या, साथ ही साथ इसके क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या एक्सेप्शंस है। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से सारे डाउट्स क्लियर हो सके, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।